हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं सोनी भारद्वाज इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को मैं बता दूं, हाँ, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो सुन लीजिए सारे प्यारे स्टूडेंट। हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंडियन पॉलिटी का। हमने ये पढ़ा था क्या इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ इंडियन हिस्ट्री का वो टॉपिक है जहाँ से इंडियन पॉलिटी जन्म ले लेती है। और इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम था बंगाल। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संवैधानिक विकास। हम भारतीय संविधान का विकास करेंगे, उसके बाद ही तो हम संविधान को पढ़ेंगे। अगर संविधान का विकास ही नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप पढ़ रहे थे कंपनी रूल के बारे में, और जो कंपनी रूल है उसमें आप 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ चुके थे। आज की क्लास में 1813 का एक्ट पढ़ते हैं। शायद लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता के गया था क्या 1793 में जब आप 20 ऐड करोगे तो आप पहुंचोगे 1813 पे। और आज की क्लास की शुरुआत ही कहां से होती है? 1813 के चार्टर एक्ट से। तो हम पढ़ते हैं आज की क्लास को 1813 के चार्टर एक्ट से। तो देखिए, आज की क्लास को पढ़ेंगे हम 1813 के चार्टर एक्ट से। 1813 का चार्टर एक्ट। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखिए, जो ये 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस एक्ट में इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था जो आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी देखिए। इस एक्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो हम लिखते हैं, ये देखिए नॉर्मल सी लाइन है हर एक्ट को याद करने के लिए। इसमें कंपनी को क्या किया गया? 20 साल का, इसमें कंपनी को 20 साल का व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। 20 साल का व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। कंपनी को 20 साल का व्यापारिक अधिकार दे दिया गया, ये भी आप याद रखोगे। इसी में हम पढ़ते हैं, इस एक्ट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। इस एक्ट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। 3 इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। वो इंपॉर्टेंट काम क्या हुए थे 3, वो देखिए। तो नंबर 1 पे इस एक्ट के अंदर काम ये किया गया था, नंबर 1 पे ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। तो इस एक्ट में क्या किया गया था? ईसाई मिशनरियों को। अब आप ये कहोगे सर ये ईसाई मिशनरी क्या हैं, तो गौर से सुन लीजिए। पादरी या फादर को ईसाई मिशनरी बोला जाता है। जैसे आपके मंदिरों में पुजारी हैं, वैसे चर्च के अंदर कौन पाए जाते हैं? ईसाई मिशनरी। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में, ईसाई मिशनरियों को भारत में इस धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। अनुमति दी गई। तो हम पढ़ते हैं, इस एक्ट का पहला इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था? ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। नंबर दूसरा हम पढ़ते हैं, इसमें दूसरा काम ये किया गया, भारतीय शिक्षा पर, दूसरा काम किया गया भारतीय शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर सालाना, भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च। अब आप ये कहोगे सर अंग्रेज तो हमें गुलाम बनाना चाहते थे, फिर हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च क्यों किया? तो गौर से सुनिए, वो हमें गुलाम ही बनाना चाहते थे, काम तो हम ही से करवाते थे, यानी शासन वो चलाते थे, काम तो हम जैसे भारतीयों से करवाते थे। अगर हम अनपढ़ होके अगर हम उनका काम करेंगे तो गलत तरीके से करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए हमारी शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था? तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को खत्म कर दिया गया। सभी
व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक लिखता हूं मैं यहां पे, सभी व्यापारिक अधिकारों को, सभी व्यापारिक अधिकारों को, सभी अधिकारी व्यापारों को खत्म किया गया, खत्म किया, सिवाय दो अधिकारों को छोड़कर, सिवाय दो अधिकारों को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट दो अधिकार रखे गए। तो हम पढ़ते हैं सिवाय दो अधिकारों को छोड़कर। और वो दो अधिकार कौन से थे? एक था ट्रेड ऑफ टी, एक अधिकार था ट्रेड ऑफ टी, और एक था ट्रेड विद चाइना, एक था ट्रेड विद चाइना। ट्रेड विद चाइना। तो हम पढ़ते हैं ये दो अधिकार छोड़े, ट्रेड ऑफ टी यानी चाय का व्यापार, और ट्रेड विद चाइना यानी चीन के साथ व्यापार। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकारों को खत्म किया गया, सिर्फ दो ही अधिकार छोड़े गए, ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना, ये वाले अधिकार छोड़ दिए गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट। तो देखिए आपने पढ़ा है 1813 का चार्टर एक्ट। अब आपको पता है 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार दिया है, तो कभी ना कभी ये 20 साल पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये 20 साल ऐड कर दो 1813 में, हम कहां पे पहुंच गए? 1833 में। तो हम पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट, लिख देता हूं मैं यहां पे 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखिए जो ये 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ है वो देखिए बोर्ड पे। तो इस एक्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये हुआ, जो बंगाल का गवर्नर है, आपने अभी तक एक पोस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक भारत में एक पोस्ट थी बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसको क्या कहा जाने लगा? इस पोस्ट को चेंज कर दिया गया और इसी को कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। इसी व्यक्ति को कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए ये व्यक्ति कौन है? तो इस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो आप याद रखोगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1833 के एक्ट के तहत इसकी पोस्ट को चेंज किया गया था। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद देखिए इसने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में, इसने 1833 में भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारत की जो आधिकारिक भाषा है, भारत की जो आधिकारिक भाषा, इसने भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को बनाया, भारत की आधिकारिक भाषा इसने इंग्लिश को बना दिया। तो हम पढ़ते हैं इसने भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी बनाई, इंग्लिश बनाई। तो आप याद रखोगे अंग्रेजी हमारी आधिकारिक भाषा कब बनी थी? ऑफिशियल लैंग्वेज 1833 के अंदर। इसके बाद मैं स्पेसिफिक नोट के अंदर आपको एक दो क्वेश्चन लिखवा देता हूं, वो देखिए। तो मैं नोट में आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाता हूं इसी लैंग्वेज से रिलेटेड, इसी के नीचे नोट डाल लीजिए और नोट के अंदर आप क्वेश्चन लिखोगे। देखिए तो नोट में हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं। तो नोट में सबसे पहला क्वेश्चन तो आप याद रखोगे 1590 में, आप इसमें नंबर 1 पे तो ये याद रखोगे 1590 में अकबर के समय में, 1590 में अकबर के समय में, अकबर के समय में फारसी भारत की पहली राजभाषा बनी थी,
पहली ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी। तो याद रखें, भारत की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी अकबर के समय में। दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बनी है? इंग्लिश, लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेज के समय में। इसके बाद आप ये याद रखोगे, हिंदी हमारी राजभाषा कब बनी थी? तो बताइए सारे स्टूडेंट, याद होगा सभी को, ये तो आपके एग्जाम में बार बार आता है, 24 सितंबर 1949 को। 24 सितंबर 1949 को जो हिंदी है, ये हिंदी हमारी राजभाषा, ये हिंदी हमारी राजभाषा करने की घोषणा की गई थी। राजभाषा करने की घोषणा की गई थी। इसीलिए क्या किया जाता है, इस 14 सितंबर को ही हम कौन सा दिवस बनाते हैं? हिंदी दिवस। इसी दिन हम कौन सा दिवस बनाते हैं? हिंदी दिवस, यानी कि हिंदी डे। ये भी आपके एग्जाम में आता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है 26 जनवरी 1965 को हिंदी जो है ये हमारी राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हमारी राजभाषा लागू की गई थी। ये हमारी राजभाषा लागू की गई थी। तो आप याद रखोगे, हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा लागू की गई थी। तो हिंदी डे, ये जो हिंदी डे है ये कौन सा हिंदी दिवस है? तो याद रखोगे, ये नेशनल हिंदी डे है। ये कौन सा है? नेशनल हिंदी दिवस है। अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए, इंटरनेशनल हिंदी डे, तो वो भी आप याद रखोगे। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, इंटरनेशनल हिंदी दिवस। तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरनेशनल हिंदी दिवस। तो याद रखोगे विश्व हिंदी दिवस। तो आप याद रखोगे विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो सारे स्टूडेंट ने याद कर रखा होगा, 10 जनवरी। तो याद रखेंगे, विश्व जो हिंदी दिवस है वो कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो ये भी आप याद रखोगे। तो देखिए सारे स्टूडेंट, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस को भी आप याद रखोगे। तो ये था आप लोगों का 1833 का एक्ट। आई होप आप लोगों को 1833 का एक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद करते हैं इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए सारे के सारे स्टूडेंट, इसके बाद जो अगला एक्ट है, तो मैंने बोर्ड पे लिखा है 1833। तो 1833 में आप 20 ऐड करोगे, क्योंकि आपको पता हर 20 साल के लिए ये व्यापारिक अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं। तो 1833 में 20 ऐड करने के बाद आप ही बता दीजिए हम कहाँ पहुंचेंगे? 1853 में। तो हम पढ़ते हैं अगला एक्ट 1853 का। तो देखिए आप पढ़ोगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। अब देखिए इस 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने, हम इसमें पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने आईसीएस के लिए, आपने अभी अभी जो आईसीएस पढ़ा था, आईसीएस के लिए रिटन एग्जाम स्टार्ट कर दिया। आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा स्टार्ट कर दी। लिखित जो परीक्षा है ये प्रारंभ कर दी। अब देखिए इससे पहले जो आईसीएस की पोस्ट फिल की जाती थी वो सिर्फ इंटरव्यू बेस पे की जाती थी। जैसे हरियाणा पुलिस 2014 से पहले जितनी वैकेंसी थी वो उसमें इंटरव्यू लिया जाता था, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता था। वैसे यहाँ पे इंटरव्यू था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, 1853 के इस एक्ट से परीक्षा प्रारंभ कर दी। यानी अब किसी को आईसीएस क्वालिफाई करना है तो उसे टेस्ट देना पड़ेगा। अब आप ये याद रखोगे, जो ये आईसीएस की परीक्षा है ये कहाँ पे दी जाती थी? तो हम पढ़ते हैं ये जो आईसीएस की परीक्षा थी ये 1853 से 1922 तक ये परीक्षा कहाँ दी जाती थी? इस बीच ये परीक्षा लंदन में होती थी। इस बीच जो ये परीक्षा थी ये लंदन में दी जाती थी। यानी किसी भारतीय को परीक्षा देनी है तो उसे लंदन जाना पड़ेगा। लेकिन हम पढ़ते हैं 1923 में, हम पढ़ते हैं 1923 से ये परीक्षा, 1923 से भारत के लिए ये परीक्षा दिल्ली और इलाहाबाद में ली जाने लगी। ये परीक्षा दिल्ली व इलाहाबाद में ली जाने लगी। दिल्ली व इलाहाबाद में ली जाने लगी।
ली जाने लगी। तो हम पढ़ते हैं ये जो परीक्षा थी वो दिल्ली और इलाहाबाद में ली जाने लगी। तो ये भी याद रखोगे। हाँ, यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं स्पेसिफिक नोट में लिख देता हूँ आपके। तो देखिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं जिसको मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नोट में लिखता हूँ, तो इनको आप याद रख लेना। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, पहला भारतीय जिसने आईसीएस की परीक्षा दी। तो आप याद रखोगे पहला भारतीय जिसने आईसीएस की परीक्षा दी, आईसीएस की जिसने परीक्षा दी थी। तो ये भी आप याद रखोगे, पहला भारतीय। और इस भारतीय का नाम क्या था, तो यहां पे लिख देता हूं, इस भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये पहला भारतीय था जिसने ये परीक्षा दी थी। लेकिन क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, पहला भारतीय आईसीएस ऑफिसर, यानी इसने आईसीएस का पद ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपसे पूछा जाता है पहला भारतीय आईसीएस ऑफिसर, पहला भारतीय आईसीएस ऑफिसर। और ये कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आप याद रखोगे, पहला भारतीय आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर, और पहला वो भारतीय जिसने परीक्षा दी थी उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1858 का एक्ट। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, 1853 तक आ चुके हैं। आप ये कहोगे सर इसमें भी हम 20 जोड़ देंगे क्योंकि इसमें 20 साल का अधिकार मिला था। हाँ बिल्कुल मिला था, लेकिन यहां पे आगे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो क्या हुआ, तो जैसे ही हम 1853 से आगे चलेंगे तो आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी हो तो इंडियन हिस्ट्री में जाके वहां पढ़ लेना, वहां से आपको यहाँ के क्वेश्चन निकल जाएंगे। वो कैसे, तो जैसे जैसे 1857 की क्रांति आई, तो 1857 की क्रांति में हम भारतीयों ने मिलकर क्या किया, सभी अंग्रेजों की बगावत की। हम भारत को आजाद नहीं करवा पाए, लेकिन हमने अंग्रेजों का नुकसान कर दिया। अब अंग्रेजों का नुकसान हुआ यानी इस कंपनी का नुकसान हुआ। अब इस बात का पता चल गया इंग्लैंड की महारानी को, तो वहां की इंग्लैंड की संसद, इंग्लैंड की महारानी इस कंपनी से तंग आ चुकी थी कि इसकी कंप्लेंट ज्यादा आती हैं। अब महारानी ने क्या किया, इस कंपनी को परमानेंटली खत्म कर दिया, सारी कंपनी को भारत से बुला लिया। लेकिन उनके माइंड में आया अगर हम भारत को ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई और देश भारत को गुलाम बना लेगा। तो महारानी ने, वहां की संसद ने ये ठान लिया, आज तक तो कंपनी रूल पारित करती थी, कंपनी प्रशासन चलाती थी, आज के बाद में वहां की महारानी यानी इंग्लैंड की संसद भारत का प्रशासन चलाएगी, यानी वहां की संसद भारत का प्रशासन चलाएगी। अब तक भारत में एक पोस्ट होती थी, उस पोस्ट का नाम क्या था, भारत का गवर्नर जनरल। अब वो पोस्ट भी खत्म होगी, अब वहां की महारानी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भारत में शासन चलाएगा, उसका नाम होगा वायसराय। वो महारानी का वायसराय बन के शासन चलाएगा। यानी अब महारानी ने ये कोशिश की हम कंपनी से ज्यादा भारत का विकास कर सकते हैं, और महारानी ने हमारे भारत को अपने हाथों में ले लिया। अब भारत को भारत नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगा। अब हम पढ़ते हैं कौन से रूल, क्राउन रूल। अब जितने रूल हैं वहां की महारानी से पारित होंगे, तो इनको क्या बोला जाता है, क्राउन रूल, यानी सिर के ताज का रूल, हमारे भारतीय संवैधानिक विकास का दूसरा पॉइंट। तो हम पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल। तो देखिए बोर्ड पे अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नंबर दूसरा पॉइंट क्राउन रूल। तो पहले तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं किसको, क्राउन रूल को, यानी वहां की महारानी के द्वारा पारित जितने रूल हैं। और क्राउन रूल कहां से कहां तक पढ़ने हैं आपको, 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक हम कंटिन्यू इन्हीं क्राउन रूल को पढ़ेंगे। इनमें हम सबसे पहला एक्ट ही कौन सा पढ़ेंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। अब आप ये कहोगे सर उनमें तो सभी में चार्टर लिखा आता था, तो वो तो कंपनी के एक्ट थे, कंपनी को व्यापार का अधिकार मिलता था, उसको लाइसेंस चार्टर बोला जाता था। लेकिन ये तो वहां की महारानी ने पारित किया है और भारत का शासन चलाने के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या क्या हुए थे, तो वो देखिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें भारतीय राज्य सचिव की पोस्ट बनाई गई,
इसमें सबसे पहले भारतीय राज्य सचिव की पोस्ट बनाई गई। सबसे पहले भारतीय राज्य सचिव की पोस्ट बनाई गई। भारतीय राज्य सचिव की या राज्य सचिव का पद बनाया गया। तो हम पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले भारतीय राज्य सचिव का पद बनाया गया। अब देखिए गौर से, भारतीय राज्य सचिव का पद बनाया गया। अब आप ये कहोगे सर ये भारतीय राज्य सचिव क्या है, तो गौर से सुनिए, भारत को सेकंड इंग्लैंड घोषित कर दिया गया। अब आपको पता है ये सेकंड इंग्लैंड है यानी दूसरा इंग्लैंड है, तो यहां से कोई ना कोई मंत्री होगा जो इंग्लैंड की संसद में बैठेगा, वो था ही अंग्रेज। तो यहां पे भारतीय राज्य सचिव बना दिया जो भारत की तरफ से इंग्लैंड की संसद में बैठने का काम करेगा, उसी को भारतीय राज्य सचिव बोला गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, एक टेक्निकल इशू है। एक मिनट रुकिए आप। सारे स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? भारतीय राज्य सचिव का पद बनाया गया। अब देखिए आगे कंटिन्यू हम पढ़ते हैं। इसके बाद में जो अब तक एक पोस्ट थी भारत में, वो क्या थी? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, इसी को क्या कहा जाने लगा अब? भारत का वायसराय। इसी को कहा जाने लगा भारत का वायसरॉय। अब जो ये भारत का गवर्नर जनरल था, यही भारत का वायसराय बन गया। और ये कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। इसी का नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो हम पढ़ते हैं अभी तक जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसी को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। उसी को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल था और ये भारत का पहला वायसराय बन चुका था। अब देखिए जो ये जितना भी डिक्लेरेशन लेटर था, यानी हम भारतीयों को ये कहा गया आज के बाद जो भारतीय हैं वो महारानी के गुलाम रहेंगे। ऑफिशियल गुलाम डिक्लेयर कर दिया गया हमारे भारत को, किसका? इंग्लैंड का। तो ये डिक्लेरेशन लेटर ऑफ महारानी, यानी वहां की महारानी का ये डिक्लेरेशन लेटर यानी कि घोषणा जो पत्र था, ये किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था? तो हम पढ़ते हैं ये 1858 का जो एक्ट था, ये पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को। और ये कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ये पढ़ा गया था कहाँ पे? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ये पढ़ा गया था, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और ये किसने पढ़ा था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में? तो ये घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ये जो घोषणा पत्र था, डिक्लेरेशन लेटर था, ये डिक्लेरेशन लेटर लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। तो ये एक्ट हम पढ़ते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें भारत ऑफिशियली गुलाम डिक्लेयर हो चुका है, किसका? इंग्लैंड का। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगला एक्ट। अगला जो एक्ट था वो था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट, तो याद रखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम।
1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखिए जो ये 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या क्या हुआ था। तो इसमें पहले तो मैं नोट के अंदर एक बात लिख देता हूं स्पेसिफिक। तो इस एक्ट के आने से पहले आप याद रखोगे, इस एक्ट के आने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, तो हम पढ़ते हैं 1860 में। 1860 में तो हम पढ़ते हैं, इसके आने से पहले जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो हुआ था 1860 में। 1860 में भारत का प्रथम बजट पेश किया गया। भारत का प्रथम बजट पेश किया गया। प्रथम बजट पेश किया गया। और ये प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो हम पढ़ते हैं 1860 में भारत का प्रथम बजट पेश किया, और ये बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। ये बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। तो हम पढ़ते हैं भारत का जो पहला बजट था, ये बजट किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। तो ये क्वेश्चन आप भी याद रखोगे। इस बजट में इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, पहली बार भारत में पहली बार इनकम टैक्स शब्द का प्रयोग हुआ था। भारत में पहली बार इनकम टैक्स शब्द का प्रयोग हुआ था। इस शब्द का प्रयोग हुआ था। तो हम पढ़ते हैं भारत में पहली बार इनकम टैक्स शब्द का प्रयोग हुआ था। अब देखिए, अगर इनकम टैक्स शब्द का प्रयोग हुआ है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ इनकम टैक्स। आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी आयकर का जनक। तो आयकर का जनक अभी अभी बताया था, जनक उसे कहा जाएगा जो इस समय भारत का गवर्नर या वायसराय हो, और इस समय भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो आप याद रखोगे, इस समय भारत का गवर्नर यानी भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस एक्ट में इंपॉर्टेंट काम जो जो हुए थे वो सारे। तो देखिए इस एक्ट में इंपॉर्टेंट काम एक तो ये हुआ था 1861 में। इस एक्ट के तहत 1861 में भारतीय पीनल कोड यानी इंडियन पीनल कोड की शुरुआत हुई। तो हम पढ़ते हैं भारत में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड की शुरुआत हुई थी। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की शुरुआत हुई। आईपीसी धारा की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई, आईपीसी धारा की शुरुआत हुई थी। तो इस एक्ट के तहत 1861 में इंडियन पेनल कोड की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1861 में इंडियन पेनल कोड तो आपको पता ही होगा, आप हरियाणा पुलिस में लगने के बाद आपको यही पढ़ना होगा ट्रेनिंग के अंदर। तो हम पढ़ते हैं 1861 में वायसराय को अध्यादेश पारित करने की शक्ति दे दी गई। 1861 में जो वायसराय था उस वायसराय को अध्यादेश पारित करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश पारित करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश को होता ऑर्डिनेंस, अध्यादेश पारित करने की पावर दे दी गई, अध्यादेश पारित करने की शक्ति दे दी गई। तो देखिए अध्यादेश पारित करने की शक्ति मिली। अब आप ये कहोगे सर ये अध्यादेश क्या है, तो जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा वहां पे अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, खाली बता देता हूं। जब राष्ट्रपति इमरजेंसी में कोई एक्ट पारित करता है, जब लोकसभा या राज्यसभा में से एक सदन छुट्टी पे हो, सत्र पे ना हो, तो राष्ट्रपति एक घोषणा के साथ एक कानून बना सकता है, उसको अध्यादेश बोला जाता है। तो सबसे पहले अध्यादेश पारित करने की शक्ति वायसराय को कब मिली थी, तो ये शक्ति वायसराय को मिली थी कब, 1861 में। तो ये भी याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1862 में। इसके बाद आप याद रखोगे 1862 में, आपको याद रखना है 1862 में भारतीय कार्यालयों का विभागीकरण किया गया। 1862 में भारतीय कार्यालयों का विभागीकरण किया गया। भारतीय कार्यालयों का विभागीकरण किया गया। भारतीय कार्यालयों का विभागीकरण किया। और ये विभागीकरण किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। ये विभागीकरण किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन बोला जाता है, भारतीय विभागीकरण का जनक। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीकरण का जनक माना जाता है। भारतीय विभागीकरण का जनक।
भारतीय विभागीकरण का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीकरण का जनक माना जाता है। अब देखिए, ये कार्यालय, भारतीय विभागीकरण क्या है, गौर से सुनिए। उस समय जितने भी भारत के कार्यालय थे, ऑफिस थे, वो सारे के सारे एक जगह से ऑपरेट होते थे। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, अलग अलग विभागीकरण कर दिया। एज पर एग्जाम्पल, आज बिजली बोर्ड अलग है, आप लोगों को पता है। आज संसाधन बोर्ड अलग है, आज पुलिस अलग है, आज सब कुछ, यानी कि हर कोई, जितने भी संस्थान हैं, हर जितने भी कार्यालय हैं, वो सारे के सारे अलग बनाए गए हैं। वो सारे के सारे अलग किसने किए थे? इसे विभागीकरण किया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन भारतीय कार्यालयों का। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1862 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1862 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप याद रखोगे। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। हाँ, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ पे हुई थी, आपसे पूछी जाएगी। तो ये हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। सबसे पहले बॉम्बे में एक साथ हुई थी, कलकत्ता में और मद्रास में। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। तो आप याद रखोगे, सबसे पहले हाई कोर्ट की शुरुआत बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और हाई कोर्ट बना कब था? सबसे पहले 1862 में। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा एक्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला एक्ट, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा एक्ट होगा, इस एक्ट का नाम है 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। अब देखिए, ये मार्ले कौन है, तो आप लोगों को बता दूं, जो ये मार्ले हैं, ये इस समय भारत के राज्य सचिव थे। ये कौन थे, तो हम पढ़ते हैं, ये भारत के उस समय राज्य सचिव थे, यानी भारत की तरफ से इंग्लैंड की संसद में बैठने का काम करते थे। मिंटो कौन थे, तो हम पढ़ते हैं, मिंटो भारत के इस समय वायसराय थे। ये भारत के इस समय वायसराय थे। और इन्होंने मिलके एक क्या किया था, तो हम पढ़ते हैं, इन्होंने मिलके ये सुधार अधिनियम तैयार किया था। इन्होंने मिलके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। भारत को सुधारने का या भारत को अच्छा बनाने का एक एक्ट लेके आए थे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं, मार्ले स्टेम भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो सेकंड इस समय वायसराय थे। दोनों ने मिलकर भारत को सुधार के कार्य स्टार्ट किए थे। लेकिन ये कोई सुधार नहीं था, बल्कि भारत का सर्वनाश एक्ट था, जिसे महात्मा गांधी ने सर्वनाश कहा। क्यों? क्योंकि ये तो भारत में फूट डालना चाहते थे। इस एक्ट में इंपॉर्टेंट काम क्या क्या हुए थे, तो वो देखिए। इसमें सबसे पहले भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। तो हम पढ़ते हैं, इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनिटी इलेक्शन, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, निर्वाचन प्रारंभ हुआ था। अब आप कहोगे सर ये सांप्रदायिक निर्वाचन, तो नाम से ही पता चलता है किसी विशेष संप्रदाय के लिए इलेक्शन होने स्टार्ट हो गए थे। वो कैसे? तो इससे पहले भारत में मुस्लिम लीग बन चुकी थी और भारत में मुस्लिमों के लिए किया गया था, यानी किसी विशेष संप्रदाय को वोट डालने का अधिकार दे दिया। अब ये अधिकार किसको दिया था? एक तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? 1909 में। और भारत में सबसे पहले ये सांप्रदायिक निर्वाचन किसे दिया गया था? तो ये भी याद रखोगे, मुस्लिमों को। तो हम पढ़ते हैं, इसमें मुस्लिमों को पृथक वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। इसमें मुस्लिमों को सेपरेट वोट सिस्टम का राइट दे दिया गया। मुस्लिमों को पृथक वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। पृथक वोट डालने का अधिकार दे दिया। पृथक वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। मुस्लिमों को पृथक वोट डालने का अधिकार, सेपरेट वोट सिस्टम। अब ये कहोगे सर ये पृथक वोट क्या है, तो गौर से सुन लीजिए। मुस्लिमों को अलग से वोट डालने का अधिकार दे दिया। वो कैसे? हर एक मुस्लिम आज के बाद में 2 वोट डालेगा। वो कैसे? एक वोट तो वो अपने अंतर्मन के आधार पे किसी
कैंडिडेट को दे सकता है और उसका दूसरा वोट हमेशा उस कैंडिडेट को जाएगा जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा। तो डेफिनेटली उसके दोनों ही वोट किसके जाते थे, मुस्लिमों को। और ये मुस्लिमों की सीट बढ़ाने के लिए किया गया था ताकि हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़े, और ये अंग्रेजों का सुधार अधिनियम था। इसी महात्मा गांधी ने क्या किया, तो हम पढ़ते हैं, इसीलिए महात्मा गांधी ने इस एक्ट को भारत का सर्वनाश एक्ट कहा। इस एक्ट को भारत का सर्वनाश एक्ट कहा था। महात्मा गांधी ने इसे भारत का सर्वनाश एक्ट कहा था। तो ये किसने कहा था, इसे भारत का सर्वनाश एक्ट कहा था, किसने, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने। तो हम पढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने इसे भारत का सर्वनाश एक्ट कहा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला एक्ट। इसके बाद अगला जो एक्ट आया था उस एक्ट का नाम है हम पढ़ते हैं 1919 का 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट यानी सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम। अब देखिए बात वही है इसमें भी। तो इसमें भी हम पढ़ते हैं, ये मॉन्टेग्यू कौन थे, ये भारत के राज्य सचिव थे। ये भारत के उस समय राज्य सचिव थे। और चैम्सफोर्ड कौन थे, ये भारत के उस समय वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर भारत का एक फिर सुधार अधिनियम तैयार किया। और ये कोई सुधार नहीं था, बल्कि ये भारत में फिर से किसी संप्रदाय को अलग से वोट डालने का अधिकार दिया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट काम पढ़ने हैं आपको। तो इसमें इंपॉर्टेंट काम कौन से हुए थे, तो सर्वप्रथम महिलाओं को, इसमें इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था, सर्वप्रथम महिलाओं को, गौर करें एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। और इसमें क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। अब ये द्वैध शासन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं पहले से। प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। इसका मतलब ये है, देखिए डुअल गवर्नेंस डायरकी जो मैंने आपको बंगाल में पढ़ाई थी, यानी अंग्रेजों ने प्रांतों में द्वैध शासन लगाया। जैसे ही द्वैध शासन की बारी आई भारतीयों को लगा ये पहले वाले द्वैध शासन की तरह भारत को लूटा जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने ये कहा हम भारत को लूटेंगे नहीं, हम जल्दी से भारत से दो तरीके का पैसा लेंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे और जल्दी से भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे। और इसकी जांच के लिए हम हर 10 साल में साइमन आयोग को भेजेंगे जो इस द्वैध शासन की जांच करेगा, कितना पैसा आया है, कितना हमने विकास किया है। और जो साइमन कमीशन है वो मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। तो इंडियन हिस्ट्री की क्लास को अच्छे से देख लेना, वहां पे जाके आपको साइमन कमीशन मैंने पढ़ाया है, उस साइमन कमीशन को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला एक्ट। और जो अगला एक्ट था वो कौन सा था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला एक्ट। और अगला एक्ट कौन सा था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम। अब देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम पढ़ते हैं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भारत का, याद रखेंगे, भारत का 80% संविधान, 80% जो संविधान है, भारत का 80% संविधान यहीं से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, इसी एक्ट से लिया गया है। तो आप याद रखोगे हमारा 80% संविधान इसी एक्ट से आया है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, इसी एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर 321 अनुच्छेद आए थे। इस एक्ट के अंदर 321 अनुच्छेद आए थे। इस एक्ट में 321 अनुच्छेद आए थे, 10 अनुसूची आई थी। तो हम पढ़ते हैं इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची आई थी। इसमें 10
अनुसूची आई थी। तो हम पढ़ते हैं इस एक्ट के अंदर 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची आई थी। हमने क्या किया, हमने हमारे संविधान में यहाँ से 250 अनुच्छेद, 200 जो 50 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हो, 250 आर्टिकल ज्यों के त्यों ले लिए, जो के त्यों ले लिए, ज्यों के त्यों ले लिए, यानी 250 आर्टिकल हमने यहां से ऐसे की ऐसे उठा लिए। इसीलिए कहा गया है 80% संविधान हमने यहीं से लिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या क्या किए गए, तो इसमें प्रांतों में जो द्वैध शासन था, प्रांतों में जो द्वैध शासन था, ड्यूअल गवर्नेंस था, जो 1919 के एक्ट में लगा था, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। और ये द्वैध शासन कहाँ लगा, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया, वहां खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें अगला इंपॉर्टेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लेके आया गया। जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लेके आया गया, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लेके आया गया, कलकत्ता से दिल्ली लेके आया गया, दिल्ली लाया गया। देखिए ये नाम सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि उस समय सारे भारत के लिए काम करता था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसको फेडरल कोर्ट बोला जाता था, संघीय न्यायालय जो पूरे भारत के संघ के रूप में कार्य करता था। तो हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। और ये कार्यरत हुआ कब, इसने काम कब से करना प्रारंभ किया था, 1937 से, 1937 से इस सुप्रीम कोर्ट ने काम करना प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे कार्यरत हुआ था कब से, 1937 से। 1 अप्रैल 1935 को भारत की साख को सुधारने के लिए, हम पढ़ते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई, आरबीआई की स्थापना कर दी गई। भारत की साख को सुधारने के लिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। और हम इसी में पढ़ते हैं क्या, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार का पुराना नाम आप सभी ने याद किया होगा, बर्मा, या इसी को बोला जाता है म्यांमार। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया। और ये भी कब किया था, 1937 में। तो आप याद रखोगे म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है किसमें, इसी एक्ट के अंदर 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इसके बाद इन एक्ट का सबसे लास्ट एक्ट आया जिसका नाम था 1947 का भारत स्वतंत्र अधिनियम। तो हम पढ़ने वाले हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आप याद रखोगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, इंग्लैंड के पीएम जिसका नाम था क्लीमेंट एटली, जिसका नाम था क्लीमेंट एटली, इस क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। भारत को, इस क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, स्वतंत्र करने की घोषणा की। तो ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। इसके बाद हम पढ़ते हैं 3 जून 1947 को, 3 जून
1947 को, जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने थे। तो 3 जून 1947 को भारत में माउंटबेटन योजना आई। भारत में माउंटबेटन योजना आई, वायसराय बन के आए और इनके हाथों माउंटबेटन योजना आई, जिसको माउंटबेटन प्लान बोला जाता है। 3 जून 1947 को भारत में माउंटबेटन योजना। अब ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया था, तो इसमें भारत और पाकिस्तान का डिवीजन किया गया था। इसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया था। तो हम पढ़ते हैं इसमें इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था, इंडिया और पाकिस्तान को अलग। तो गौर से देखिए माउंटबेटन योजना क्या है। माउंटबेटन योजना के तहत इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, ये भी आप याद रखोगे। इसी के साथ एक योजना और भारत में आई। उस योजना का नाम क्या था, उसका नाम था डिक्की बर्ड योजना। एक योजना भारत में और आई जिसका नाम था डिक्की बर्ड प्लान, डिक्की बर्ड योजना। अब ये डिक्की बर्ड योजना क्या है, तो ये देखिए इस योजना के तहत क्या किया गया, संविधान सभा को, इस योजना के तहत संविधान सभा को, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत संविधान सभा को डिवाइड कर दिया गया। संविधान सभा को अलग कर दिया गया, दोनों देश के लिए अलग किया। अब आप ये कहोगे सर ये वाली लाइन हमें समझ नहीं आई, क्यों? क्योंकि ये तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। तो सारे स्टूडेंट सुन लीजिए, एक बार इस डिक्की बर्ड योजना को खाली आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये समझ में कब आएगी आपको, जब मैं आपको संविधान सभा पढ़ाऊंगा। तो अभी संविधान सभा पढ़ानी बाकी है, जो 1947 से पहले 1946 में बनी थी। जब संविधान सभा पढ़ लोगे ये लाइन समझ में आ जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए इस लाइन को आप स्थगित कर दीजिए। तो देखिए डिक्की बर्ड योजना के तहत संविधान सभा को अलग कर दिया गया। और संविधान सभा को अलग कैसे किया गया था, तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में से इंडिया के अंदर, इन 389 सदस्यों में से इंडिया के अंदर 299 सदस्य आए थे। इंडिया के अंदर 299, और इनमें से पाकिस्तान खाली 90 सदस्य गए थे। पाकिस्तान 90, यानी पाकिस्तान का सदस्य संविधान 90 सदस्यों ने बनाया, इंडिया का 299 ने। अब ये वाली लाइन आपको जब समझ आएगी, जब आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पढ़ोगे। अभी वो पढ़ानी बाकी हैं, तो थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद आपको ये भी समझ आ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता को। तो हम पढ़ते हैं 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। तो हम पढ़ते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता जो एक्ट था, ये ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। ये ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया, ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। यानी ब्रिटेन की संसद में ये 4 जुलाई 1947 को भारत को स्वतंत्रता करने का अधिनियम पेश हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन ने इसे पारित किया था। हाउस ऑफ कॉमन ने इसे पारित किया था। हाउस ऑफ कॉमन ने इसे पारित किया। अब आप ये कहोगे सर ये हाउस ऑफ कॉमन क्या है, तो गौर से सुन लीजिए। आपके देश में जैसे लोकसभा राज्यसभा है, अगर कोई बिल आता है तो एक बार लोकसभा एक बार राज्यसभा पारित करती है। तो इंग्लैंड की संसद में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 16 जुलाई को, इसके बाद हम पढ़ते हैं 16 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसे पारित किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे पारित किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे पारित किया, यानी वहां की राज्यसभा ने पारित किया। और 18 जुलाई को महारानी ने, वहां की संसद ने या संसद के हेड ने इस पे सिग्नेचर कर दिए। 18 जुलाई 1947 को महारानी ने इस पर सिग्नेचर किए।
महारानी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए और ये पारित कर दिया, हस्ताक्षर किए और भारत स्वतंत्र हुआ। जैसे आपके देश में बिल पारित होता है तो लास्ट हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है, वहां पे महारानी करती है, और 18 जुलाई 1947 को वहां की संसद से पारित हो चुका था और भारत को दो डोमिनियन स्टेट में बांट दिया, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। तो याद रखेंगे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो ये था आप लोगों का अंतिम एक्ट, तो ये आप याद रखोगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ने वाले हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे। आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का आपका पहला टॉपिक जो आज तक आप मानते हो, संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। आई होप सो आज की क्लास से आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को।